तो जी कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज आ गई थी जिस वजह से सेशन कट हो गया था। और अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं कि इस सोसाइटी की क्रिएशन कब हुई और ये सोसाइटी क्यों बनाई गई। अब इस सोसाइटी की एक स्लैंग है, एक स्लोगन है, थिंक बियॉन्ड साइंस। उसके पीछे आप लोगों की क्या रीजनिंग थी, क्या मोटिवेशन थी? जी ये सवाल बहुत दफ़ा हमसे ड्यूरिंग और टेन्योर पूछा जा चुका है कि थिंकिंग बियॉन्ड साइंस का क्या मतलब है। मैं बताता चलूँ कि सोसाइटी का नाम एक इम्प्रेशन देता है कि बहुत ही कोई टेक्निकल या सोसाइटी है जिसके अंदर सिर्फ रिसर्च पेपर्स और इस तरह की चीज़ों की बात हो रही होगी। तो इस वक्त ये ज़रूरत पड़ी कि इसका एक स्लोगन दिया जाए थिंकिंग बियॉन्ड साइंस के, जिसके अंदर एक जिसको कहते हैं ब्लेंड दिया जाए मॉडर्न मॉडर्न आर्ट्स को विद 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 साइंस, जिसके अंदर आप कहते हैं कि एक ब्लेंड हो। ठीक है। जैसे आपको पता है कि आजकल कंपनीज के अंदर डिज़ाइन थिंकिंग के ऊपर जोर दिया जाता है, वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल लोगों को हायर करते हुए हेजिटेट करते हैं। सो इस इम्प्रेशन को लेते हुए वी थॉट कि एक सोसाइटी ऐसी जो कि साइंस के ऊपर ही मतलब बेस करे, लेकिन उसके अंदर जो है वो आर्टिस्टिक टच आना चाहिए। तो थिंकिंग बियॉन्ड साइंस का ये बेसिकली मतलब है। ठीक है। और जब जब आप लोगों ने सोसाइटी बनाई तो आप लोगों के जहन में ऐसा क्या विजन था कि इस सोसाइटी को इस हाइट्स पे लेके जाना है, इन यहाँ तक आप लोग ये सोसाइटी देखते हैं कि इस सोसाइटी को पहुंचाना है। और अब जो सोसाइटी है जो भी वर्क कर रही है, तो आपको क्या लगता है कि आपके विजन्स पे पूरा उतर रही है, आपके विजन्स पे है, राइट पाथ पे है ये? जी, एक होता है कि अ, एक आपकी मिशन स्टेटमेंट होती है। एक मिशन स्टेटमेंट में हमारा जो पर्पस था वो ये था कि उस वक़्त हमें एक्चुअली परमिशन नहीं मिल रही थी IEEE को यूईटी फैसलाबाद कैंपस में लॉन्च करने की। तो उस परमिशन के ना मिलने की वजह से भी थॉट कि हमें अपना कोई प्लेटफ़ॉर्म ऐसा बना लेना चाहिए जो कि इस लेवल का प्लेटफ़ॉर्म हो कि कल को बिकॉज़ IEEE भी एक यूनिवर्सिटी से स्टार्ट हुई थी। IEEE पहले दिन से इंटरनेशनल नहीं थी। पहले दिन से वो 100 प्लस यूनिवर्सिटीज़ में नहीं थी। तो उसको टाइम लगा, वक़्त लगा। चीज़ों को फैलते-फैलते टाइम लगता है। इसी तरह वी स्टार्टेड कि आज हम अगर कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं, सोसाइटी ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, तो एक वक़्त आएगा कि हो सकता है कि ये अ, एक इस IEEE सोसाइटी से बड़ी सोसाइटी बन जाए। और बेसिकली वो एक होता है ना, आप मोटिवेशनल लाइन होती है जिसको कहते हैं कि द बेस्ट रिवेंज इज़ मैसिव सक्सेस। तो एक ज़हन में थोड़ा-सा रिवेंज वाला एलिमेंट भी था कि आपने इतना सक्सेसफुल करना है कि आज हमें ये IEEE नहीं देते, चलो कोई बात नहीं, आज हम उनसे बड़ा प्लेटफ़ॉर्म बनाएँगे और वो पाकिस्तान से बनेगा। फवाद आई थिंक इंशाल्लाह। इसमें कुछ ऐड करना चाहेगा। बाकी इसमें ये कि जैसे स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस है, इसमें अभी हम लोग स्लो स्टेप्स ले रहे हैं, स्टेडी स्टेप्स ले रहे हैं। लेकिन आई होप सो कि एक दिन ये सोसाइटी मतलब जिस तरह फ्लरिश कर रही है इस तरीके से मजीद आने वाले वक्त में मजीद करती जाएगी। और IEEE बड़ी सोसाइटी है, हम उस लेवल की या उससे ज्यादा अच्छे लेवल की सोसाइटी को पाकिस्तान बेस्ड बना सकते हैं। और फिर यही सोसाइटी जो है इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनली भी काम कर सकती है। तो अभी इंशाल्लाह। तक तो ट्रैक तो अच्छा जा रहा है, मतलब रफ्ता रफ्ता हमारी टीम जो है वो ग्रो कर रही है। जो बच्चे यहाँ से निकल के जा रहे हैं उसके बाद वो इससे कुछ ना कुछ अर्निंग करके जा रहे हैं। तो ये भी एक एम्स में हमारे शामिल था कि जो भी बच्चा इसमें आए वो यहाँ से लीडरशिप क्वालिटीज लेकर जाए। तो अभी रिसेंटली मुझे कल या परसों की बात है कि एक हमारी जूनियर मेंबर थी, आमना इकबाल नाम था उनका। तो माशाल्लाह से पता चला कि उन्होंने CSS के अंदर 18th पोजीशन ली है। तो बहुत अच्छा लगा जब वो आई थी। तो मुझे मैं रिव्यू जैसे ही जब हम लोगों ने उनका इंटरव्यू किया था तो बहुत ही शाय पर्सनैलिटी की मालिक थी, बहुत ही ज्यादा खामोश तबीयत की और बहुत कम बोलने वाली और बहुत कम पार्टिसिपेट करने वाली। कुछ 2 साल उन्होंने यूनिवर्सिटी में इस सोसाइटी के साथ भी अपना एंगेजमेंट किया। आफ्टर दैट उनकी जो ग्रूमिंग लेवल था वो बहुत अच्छा था, क्योंकि उनमें सीखने की स्किल्स तो पहले ही बहुत ज्यादा थी। स्टडीज में वो पहले से बहुत अच्छी थी, लेकिन जो सोसाइटी ने उनकी वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर अच्छा काम किया, कुछ हद तक उन्हें ग्रूमिंग दी। और आफ्टर दैट अब रिजल्ट्स आपके सामने हैं कि वो CSS बहुत अच्छे तरीके से अभी तो उन्होंने रिटर्न क्लियर किया है। होपफुली जिस तरह की उनकी ग्रूमिंग हुई हुई है बहुत जल्दी वो इंटरव्यू भी क्लियर कर लेंगी और फिर वो पाकिस्तान को सर्व करेंगी। सो सोसाइटी के इस हिसाब से तो अच्छी जा रही है अभी।
Inshallah, this society will compete with IEEE soon, and that's for sure. Inshallah. अब आप लोगों की आप लोगों ने जो अपना बिजनेस डेवलप किया है आईको अयूब याकूब इलेक्ट्रिकल कंपनी, उस बारे में बात करते हैं कुछ। आप लोगों का फाइनल प्रोजेक्ट था व्हील चेयर का, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, और आप लोगों ने उसी को अपना बिजनेस बनाया, उसी को आगे लॉन्ग टर्म में लेके चले। ये कैसा एक्सपीरियंस था, और इस व्हील चेयर का आइडिया कैसे आया, और इसकी एग्जीक्यूशन कितनी मुश्किल थी? जी सामा, मैं अपनी इंटरव्यूज़ में ये स्टोरी 12 दफ़ा बता चुका हूँ। इस प्लेटफॉर्म पे वो स्टोरी रिपीट करता हूँ और मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस होता है जब मैं ये स्टोरी बताता हूँ लोगों को, और मुझे बड़ा अच्छा फ़ील होता है। और एक्चुअली 2015 की बात है, व्हेन आई वाज थर्ड ईयर स्टूडेंट। फाइनल ईयर नहीं था, थर्ड ईयर स्टूडेंट था, और वी जॉइन विद आवर को फेलोज, और हमारे जो मेंबर्स थे ग्रुप के, उनको हम लोग प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे थे। और उसी वक्त एक इंसिडेंट हुआ था मेरी ग्रैंड मदर के साथ। मेरी नानी अम्मा को पेल्विक बोन इंजरी हुई थी 2012 से, और उनकी हीलिंग इम्पॉसिबल हो चुकी थी। लाइक उनको अब रिहेबिलिटेशन की तरफ लेके जाना था। रिहेबिलिटेशन यानी कि आप उनको रिहैब डिवाइसेस के साथ इक्विप करो। उनके पास जो व्हीलचेयर थी, वो व्हीलचेयर उनका बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही थी। सो आई टोल्ड माय ग्रुप फेलोज कि हम लोग एक ऐसी व्हीलचेयर बनाएं कि मेरी ग्रैंड मदर जो है वो इंडिपेंडेंट हो सकें। ग्रेड्स तो मिल ही जाएंगे अगर प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट सही बनाएंगे, लेकिन इससे अगर किसी इंसान का फायदा हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात होगी। सो एट दैट टाइम वी डिसाइडेड कि हम वॉइस कंट्रोल व्हीलचेयर बनाएंगे। उस वक्त MIT में एक वॉइस कंट्रोल व्हीलचेयर के ऊपर काम हुआ था, और इंडिया की एक दो यूनिवर्सिटीज़ में हुआ था। सो हम कह लें कि तीसरे चौथे थे जो कि हम वॉइस कंट्रोल व्हीलचेयर पे एज अ प्रोजेक्ट काम कर रहे थे 2015 में। बट वो सेमेस्टर का एक लिमिटेड पीरियड होता है 5 महीने का, जिसके अंदर आपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट भी करना है, वर्किंग भी करना है उसके बाद। तो वो हमारा सेमेस्टर प्रोजेक्ट जो है हमारा उस सेमेस्टर में कंप्लीट हो ही नहीं सका। सो लेटर ऑन इन 6 सेमेस्टर आई टुक दैट प्रोजेक्ट अगेन। वही ग्रुप फेलोज के साथ हमने वही प्रोजेक्ट रिपीट किया। ये प्रोजेक्ट तकरीबन हमारा पूरा 1 साल चला है, एंड वी डिसाइडेड कि उस वक्त एक इवेंट आ रहा था ये प्यास में, हर साल आता है। प्यास इवेंट के अंदर हम लोग जाना चाह रहे थे, लेकिन बादशाह खान यूनिवर्सिटी अटैक की वजह से हम वहाँ ना जा सके। फिर उसके बाद अगले साल GI के इवेंट में जाना चाह रहे थे, तो APS अटैक की वजह से हम ना जा सके, बिकॉज वो इवेंट्स कैंसिल होते गए। तो UET लाहौर में एक इवेंट था, वहाँ पे हम इस व्हीलचेयर को एज अ प्रोजेक्ट लेके गए। तो सिर्फ व्हीलचेयर वहाँ पे 5 मिनट के लिए चली थी। जिस टाइम जजिस की वैल्यूएशन करने का टाइम था, उस टाइम वो चली। और वहाँ पे ये फीडबैक था कि आपको इसको एज अ प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए, बताना चाहिए, करके दिखाना चाहिए। तो उस वक्त तो इतना कोई क्लियर विजन नहीं था कि इसको किस तरह से प्रोडक्ट की तरफ लेके जाएंगे, लेकिन एक धुन थी कि हाँ, अपनी नानी अम्मा को व्हीलचेयर देनी है। तो वो टाइम था, और उसके बाद फिर उस ग्रुप के साथ तो इतना कंटिन्यू नहीं रख सका। लेकिन आफ्टर दैट मैंने अपने दोनों समर जो थे, 16 का और 17 का जो समर है, उसमें इसको कंटिन्यू किया। फिर 17 में इसको क्विट कर दिया। फिर उसके बाद फाइनली तीसरी दफ़ा 2018 में जाके इसको एज एन थर्ड टाइम स्टार्ट किया, और फिर इसको फुल फ्लेज एज अ, जिसको कहते हैं कि कंपनी, स्टार्ट किया विद द हेल्प ऑफ नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर जो लम्स में है। एज अ कंपनी स्टार्ट किया, और 18 में जाके आई गिफ्टेड दिस व्हीलचेयर टू माय ग्रैंडमदर। और ये बाज़ औक़ात लोग पूछते हैं कि ये आइको नाम क्यों रखा? तो आइको इज़ अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अयूब याकूब इंजीनियरिंग कंपनी। अयूब इज़ माय फादर्स नेम, और याकूब उनके उनके फादर का नाम है, यानी मेरे लेट फादर और लेट ग्रैंडफादर के नाम पे ये कंपनी स्टार्ट की। लेकिन उस वक्त जब मैं इंक्यूबेशन सेंटर में था, तो उस वक्त बेसिकली सीन ये था कि आई वाज अलोन, और आई वाज वर्किंग ऑन दिस आइडिया, और एक दो इंटर्न्स थे साथ में। 2018 की बात बता रहा हूँ। अमाज उस वक्त पाकिस्तान सेफ सिटी अथॉरिटी में जॉब कर रहे थे, जो पाकिस्तान में एक लाहौर में एक जिसको कहते हैं कि बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट कैमरा सिस्टम लगा था, और वो पंजाब पुलिस के साथ समझ लें अमाज काम कर रहे थे। तो शाम को आया करता था, इसकी नाइट ड्यूटी होती थी कैंट में, और शाम को वहाँ DHA में यूनिवर्सिटी में आ जाता था मेरे पास, ड्यूटी पे जाने से पहले भी और बाद में भी। वी यूज्ड टू वर्क टुगेदर एंड वी यूज्ड टू हैंग आउट देयर टुगेदर। तो शाम को स्नैक्स वगैरह पे इकट्ठे। तो आई सेड कि यार अमाज, मैं अकेला होता हूँ, मुझे सेल्स भी करनी है और मुझे प्रोडक्ट भी बनानी है, तो यार थोड़ी सी हेल्प कर दिया करो। तो ये आने लग गया, इसका भी दिल लगने लग गया, काम करने लग गए। देन हमारा विजन एक जैसा था, हमारी सोच एक जैसी थी। देन लेटर ऑन उसने कहा मैं अपनी जॉब कम्प्लीटली छोड़ देता हूँ, 1-2 महीने के बाद इसने कहा, और ये इसने फुल टाइम आई को ज्वाइन कर ली। वो दिन है और आज का दिन है, तकरीबन 3 साल होने वाले हैं। वी हैव बीन वर्किंग टुगेदर थिक एंड थिन, राइज एंड फॉल।
वी आर टुगेदर, माशाल्लाह। और उस वक्त से वी आर वर्किंग ऑन दिस आइडिया। उसके बाद 1 प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट, अल्हम्दुलिल्लाह अब आइको की 17 प्रोडक्ट्स हैं। वी हैव सेवरल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं हमारी टीम में। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह इट्स नेशन वाइड एक कंपनी है जो कि डिफरेंट सिटीज़ में, इवन डिफरेंट कंट्रीज़ में हमारी प्रोडक्ट्स जाती हैं। तो ये कह लें कि ये दोस्तों की सपोर्ट, वालिदैन की दुआएं और टीचर्स की दुआएं होती हैं जो साथ हैं हमारे। जी 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 बिल्कुल। अमाज भाई, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग टू इट? बिल्कुल, मैं इसमें एक छोटी सी बात ऐड करता हूँ कि जैसे फाइज ने बता दिया कि इसको इनिशिएट कैसे किया गया। हमारा प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट से एक प्रोडक्ट तक आ गया। प्रोडक्ट बनने के बाद की स्टोरी जो थी वो बहुत मजे की थी कि ऑब्वियसली ये पाकिस्तान में पहली अपनी बनाई जाने वाली ऐसी व्हीलचेयर थी जो कि मोबाइल फोन से भी चल सकती है, वॉइस कंट्रोल से भी चल सकती है। लेकिन सबसे जो बड़ा बिग क्वेश्चन था हमारे लिए कि हम लोग इसको सेल आउट किस तरह करेंगे, क्योंकि एक अच्छी खासी अमाउंट की व्हीलचेयर है जबकि इसे सेल आउट करना बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम था। और मार्केट के अंदर भी ये कम ही अवेलेबल थी और बहुत कम लोगों को इसकी सेंस थी कि इसका क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो चीज़ बनाने के बाद हमें अब क्योंकि हम लोग इंजीनियर थे, चीज़ बनानी तो आती थी, उसको बेचने का आर्ट नहीं था हमारे पास कि इसको सेल कैसे किया जाए। और रेदर देन कि मार्केट में इसको रखा जाता, क्योंकि वहाँ पे चाइनीज प्रोडक्ट थे। सो हमें बहुत ही सेंसिबल वे में इसको सेल भी करना था, प्राइसिंग कम भी करनी थी, कॉस्ट को कम लेके आना था, लेकिन प्राइसिंग ज्यादा थी हमारी। सो इन सारी चीजों को देखते हुए हम लोगों ने सबसे पहले डोनेशन ड्राइव्स किए। तो डोनेशन ड्राइव्स के ऊपर माशाल्लाह से इसका बहुत अच्छा रिस्पांस भी आया और हम लोगों ने उन लोगों का बेनिफिट भी हुआ जिन लोगों को व्हीलचेयर दी, क्योंकि उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दी। तो ये एक बहुत ही हमारे लिए वो लम्हा था, डिसाइडिंग फैक्टर था कि क्या हम इस प्रोडक्ट के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं या नहीं। क्योंकि अगर बिल्कुल। चीज सेल आउट ही ना होती तो आई थिंक सो कि शायद हम परसिस्टेंस लेवल हमारा कम हो जाता। लेकिन अल्लाह ताला ने और माँ बाप की दुआओं की वजह से हम लोगों ने बहुत ही इसे कम टाइम के अंदर बहुत ज्यादा हम लोगों ने इसे ग्रो अप किया। और ये अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी चीजें जो है वो बाहर भी जा रही हैं। पाकिस्तान में भी एक रिनाउंड इदारे के तौर पे हमारा इदारा काम कर रहा है। तो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने मदद की और बहुत जल्दी हम लोगों ने अपना सेटअप भी ग्रो अप कर लिया है, सारी चीजें स्टेबलाइज हो गई हैं। सो इससे हमें कह रहे कि काफी हद तक कंपनी की ग्रोथ से लेके स्टार्ट से लेके अब तक बहुत कुछ सीखने को भी मिला। माशाल्लाह जी। तो इनिशियली कितना डिफिकल्ट था आप लोगों के लिए कि खुद को मार्केट में लॉन्च करना और compete करना उस वक्त के बेस्ट व्हीलचेयर से और उस वक्त की मार्केट में? जी, अमाज़ ने जिस तरह अभी बात की है ना कि हमारा कंपटीशन डायरेक्ट किसी बंदे, किसी छोटी कंपनी से नहीं था, बल्कि हमारा कंपटीशन पूरे मुल्क के साथ था, और ऐसा मुल्क जिसने दुनिया की इकॉनमी को हिला के रख दिया। मैं बात कर रहा हूँ चाइना के साथ। हमारी पाकिस्तान में तो कोई कंपनी थी नहीं उस वक़्त, और अब भी एक आधी कंपनी और है जो कि व्हीलचेयर्स इम्पोर्ट करते हैं। तो आप कह लो कि पाकिस्तान में आपका कोई कंपटीटर नहीं, लेकिन दूसरी तरफ पूरा एक मुल्क आपका कंपटीशन के तौर पे खड़ा हुआ है चाइनीज़ प्रोडक्ट। चाइनीज़ प्रोडक्ट से ना आप क्वालिटी में कम्पीट कर सकते हो, ना आप उनसे प्राइस में कम्पीट कर सकते हो। तो उस वक़्त मुझे किसी समझदार आदमी ने कहा कि अगर आपने चाइना के साथ कम्पीट करना है तो आप सिर्फ़ एक चीज़ में कम्पीट कर सकते हो। आप प्राइस कम करोगे, वो आपसे कम प्राइस में बेचेंगे। आप क्वालिटी बढ़ाओगे, वो आपसे अच्छी क्वालिटी में बेचेंगे। आप किसी तरह से भी चाइना से कम्पीट नहीं कर सकते। तो वो एक क्या इंग्रीडिएंट था, वो एक क्या ऐसी चीज़ थी जिसने हमें चाइनीज़ प्रोडक्ट के साथ आउट कम्पीट करने में हेल्प की, वो था ब्रांड। जिसको आप कहते हैं यूनिक ब्रांड आइडेंटिटी। सो वी क्रिएटेड दिस यूनिक ब्रांड आइडेंटिटी अराउंड अवर कंपनी, कि आइको जो है वो एक इदारा है जो कि एम्पैथी के साथ आ रहा था। हमने फील किया कि मार्केट में चाइनीज प्रोडक्ट इंपोर्टेड आती हैं, लेकिन उनकी आफ्टर सेल सर्विस और गारंटी नहीं होती। सो वी स्टार्टेड गिविंग गारंटी ऑन आवर प्रोडक्ट, 1 साल की, फिर 2 साल की एक्सटेंडेड वारंटी देना शुरू कर दी हमने अपनी प्रोडक्ट पे। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि जो पहले भी मैंने अपने इंटरव्यू में डिस्कस किया कि, और ये मेरी बुक के अंदर भी ये स्टोरी लिखी गई है, कि जब कोयटा का जो ऑर्डर आया था, ये दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट ऑर्डर्स ऑफ पाकिस्तान, जो इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर की उसके अंदर था। और ये ऑर्डर हमें इस तरह से मिला कि चाइनीज प्रोडक्ट जो है, चाइना में कोविड पहले आ गया था पाकिस्तान से। जी तो जी। चाइना में कोविड आने की वजह से चाइनीज प्रोडक्ट पाकिस्तान नहीं आ रही थी, तो दे वर सर्चिंग फॉर सम लोकल मैन्युफैक्चरर्स। और उसके वक्त इनके पास कोई चारा नहीं था। सो दे केम टू अस एंड दे फाउंड आउट कि आइको की प्रोडक्ट्स जो हैं वो दे आर ब्रिलियंट और चाइनीज प्रोडक्ट से बेहतर हैं, सस्ती भी हैं।
So we gave them the sample और उन्होंने order किया and we successfully completed that order. So challenges तो बहुत सारे आते हैं। अमाज सेल्स के challenges I think अमाज बता सकता है मेरे से बहुत अच्छी तरह के सेल्स challenges कितने difficult होते हैं और कस्टमर को कन्विंस करना कितना आसान होता है या कितना मुश्किल होता है। जी 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 अमाज भाई। क्योंकि मेरी पहले एक इंजीनियरिंग साइड थी, क्योंकि हर काम खुद से करना पड़ता था, तो हम टेक्निकली काम खुद कर रहे थे, हर एक काम को हाथों से कर रहे थे। एंड आफ्टर दैट जब हम लोगों ने टीम बिल्डिंग कर ली और उसके बाद मेरा काम इसमें ये था कि मैंने चीज को सेल करना है। तो सेल करने में फिर मुझे समझ आया कि कस्टमर्स की क्या साइकिल होती है इसमें, क्योंकि हमारे जो कस्टमर्स हैं वो सिर्फ हमारे लिए कस्टमर नहीं है, वो हमारी एक फैमिली का हिस्सा बनते जाते हैं। जिस तरीके से हम लोगों ने एस ट्रिपल को एक फैमिली बनाया था, इस तरीके से हमारी कोशिश है कि आइको के जितने भी क्लाइंट्स हैं उन सबको अपनी फैमिली के अंदर ऐड करते जाए, और वो ऐड करते करते फैमिली जो है रफ्ता रफ्ता 1000 मेंबर्स तक चले गई है, क्योंकि अब हमारे जो दिन ब दिन क्लाइंट्स हैं वो ज्यादा होते जा रहे हैं। इस तरीके से हमारे हम उन सबको ऐड अप करते जाते हैं। तो ये मजा है कि पाकिस्तान के अंदर अगर आपने इस लेवल का बिजनेस करना है तो आपको उनको अपने साथ जोड़ के और उनके साथ उनके कामों में साथ आकर देन उनके साथ इस चीज क्योंकि बहुत सी डिफरेंट किस्म की एबिलिटीज होती हैं, उन सब की एबिलिटीज को यूज भी कर रहे हैं, उनको हम लोग जॉब्स भी दे रहे हैं, डिफरेंट किस्म की हम लोग जिस तरह भी फैसिलिटी दे सके देने की कोशिश करते हैं। सो वो हमारे साथ इन टच होते जाते हैं, एंड देन वो एक पर्सन दूसरे पर्सन को, दूसरे तीसरे पर्सन को खुद ब खुद हमारे मेरे ख्याल से जी आवाज आ रही है आपको मेरी? आवाज आ रही है आपकी। तो ये माशाल्लाह आइको इज ग्रोइंग स्टडीली, और तो आप लोग आइको को कमिंग 5 इयर्स में कहाँ देखते हैं? क्या क्या विजन है आपका आइको को लेके? जी आइको का विजन बहुत क्लियर है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे इन माय माइंड, और ये अमाज और मेरा कंबाइंड विजन है। वो ये है कि वी वांटेड टू एंटर बेसिकली, अगर मैं बिजनेस की बात करूं इस सोशल इम्पैक्ट को साइड पे रख के, बिकॉज सोशल इम्पैक्ट तो है ही, लेकिन बिजनेस की एंड से बात करूं तो आई वांटेड टू डेवलप एन ऑटोमोबाइल कंपनी। बट पाकिस्तान के अंदर विदाउट इन्वेस्टमेंट, विदाउट शेयर कैपिटल आप मार्केट में एंटर होते हो और ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर के तौर पे आना मुश्किल ही नहीं, तकरीबन नामुमकिन है। सो वी थॉट कि इट्स अ गुड पॉइंट टू एंटर इनटू द मार्केट विद सम स्मॉलर प्रोडक्ट, और उसके अंदर आप नाम बना के, ब्रांड बना के, आप फिर जब कोई बड़ी प्रोडक्ट की तरफ मूव करते हो तो इट वुड बी अ comparatively easier journey कि आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आओ। So meanwhile, alongside we are working on electric vehicles as well. Since the day one, we are working on electric bikes and renewable energy based electric cars. So it's a very big dream. I think कि 5 सालों में अचीव हो या ना हो, शायद इससे जल्दी हो जाए, but we ultimately want to switch into automobile industry and we are working day and night to make this dream come true.
जी जी इंशाल्लाह। तो अभी जो जूनियर्स हैं आप लोगों को देख रहे हैं, ऑडियंस है, और जो अभी नए या सेशन आएंगे वो आप लोगों को देखेंगे, तो एकेडमिक्स से रिलेटेड आप उन लोगों को क्या एडवाइस करेंगे कि किस चीज़ पे उनको स्टिक रहना चाहिए अपने आप को मार्केट में बेहतर रिप्रेजेंट करने के लिए और बेहतर सोसाइटी में लाने के लिए? जी, उसमें मैं एक ही बात पे इसको खुलासा बताऊँगा कि आप जो करो बेस्ट करो और अपने आप को खंगाल के देखो कि व्हाट इज़ इनसाइड यू, आप व्हाट यू आर मेड ऑफ, आप बने किस चीज़ से हो और किस चीज़ के लिए बने हो। अगर आपको आपका पैशन है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा एक 15 का जूनियर था मैकेट्रॉनिक्स का, तलहा, यू नो, कि उसने भी जी स्टार्टअप जी किया और माशाल्लाह ही इज़ वेरी सक्सेसफुल तगय्युर के नाम से। उसने अपने जी पैशन जी को देखा, ही थॉट कि उसका इंजीनियरिंग के अंदर उसकी जो है माइंड नहीं लगता, सो ही वेंट जी फॉर इट और ही इज डूइंग रियली वेल इन दैट फील्ड। तो जस्ट डिस्कवर योर पैशन, व्हाट यू आर मेड फॉर, एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। और जो भी काम करो उसको अधूरा ना छोड़ो, उसको दरमियान में मत छोड़ो, उस काम को कंप्लीट करो। ये लूजर स्टॉक होती है कि आप काम शुरू करते हो, उसके बाद कहते हो कि हालात फेवरेबल नहीं थे, वालिदैन नहीं माने, घर वाले इजाज़त नहीं देते, पैसे नहीं जी है। जी ये सब चीज़ें जो है ये एक्सक्यूजेज़ होती है। क्यों माज़? बिल्कुल, मैं तो समझता हूँ कि इसके अंदर आपको 3-4 चीज़ें देखनी है। एक तो नंबर 1 ये है कि स्टडीज़ जो है, तो जो भी आपका सब्जेक्ट है, उसमें आप सबसे पहले ये चीज़ देखें कि इसका प्रैक्टिकल यूज़ क्या है? जो भी आप कर रहे हैं, उसका प्रैक्टिकल यूज़ को लाइफ़ के अंदर देखें कि कहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन इसकी हो सकती है। जी अगर आप उसके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के साथ पढ़ना स्टार्ट करेंगे, आप उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से तो समझ सकेंगे और अपनी लाइफ़ पे इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। इम्प्लीमेंटेशन जी नंबर 2 ये है कि आप स्टडीज़ के साथ-साथ जो भी आप उसकी प्रेज़ेंटेशंस अगर वहाँ पर होती हैं, तो उसके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करें। क्योंकि अगर आपकी वर्बल कम्युनिकेशन अच्छी हो जाती है, तो आपको बहुत सारे मौके मिलते हैं, जहाँ पे आप अपने आप को भी फ्लरिश कर सकते हो और अपनी स्किल को आगे मार्केट में जाके सेल आउट कर सकते हैं। नंबर 3 जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो है आपकी टेक्निकल स्किल्स। अगर आप जी वहाँ पे प्रोजेक्ट करें, बहुत सारे हमारे दौर में भी ऐसे बच्चे थे जिनसे पूरी यूनिवर्सिटी अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करवा रही होती थी, और वो बच्चों का सीजीपी बेशक इतना आउटस्टैंडिंग नहीं होता था, लेकिन वो बच्चे मार्केट में जाके कामयाब ही कामयाब हैं, क्योंकि उनको उस दौर में समझ जी अम, आप सकते हैं मेरी। जी जी आपकी आवाज आ रही है अब। जी, तो मैं थर्ड पॉइंट पे बात कर रहा था जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और वो है टेक्निकल स्किल्स। इफ एन इंजीनियर नोज हिज टेक्निकल स्किल्स वेरी वेल, तो उसे मार्केट के अंदर आने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मार्केट में ना तो कोई सीजीपी को देखता है, ना ही कोई देखता है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा। तो मैं इस पे कहा रहा था कि इम्पोर्टेंट स्किल जो है वो आपकी टेक्निकल स्किल्स हैं, और आप अपने प्रोजेक्ट्स जो है वो करते रहें। और इवन जो आपके प्रोजेक्ट सेमेस्टर से रिलेटेड नहीं भी हैं, आप उसमें भी देखें, उसे यूट्यूब से सर्च आउट करें। इससे ये फायदा होगा कि आप मार्केट के अंदर सस्टेन करने के लिए बेहतरीन तरीकाकार अभी से अपनी लाइफ में ले आएंगे। और जी अभी यूनिवर्सिटी टाइम में भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि प्रोजेक्ट से अर्निंग करना स्टार्ट कर देते हैं। सो उन बच्चों के लिए तो मुस्तकबिल जो है वो बहुत ही ब्राइट है, और जो बच्चे सिर्फ किताबी खेले के किताबों के अंदर अपना फ्यूचर देख रहे हैं, वो उसका चांसेस थोड़े से मुझे लगता है कि कम होते हैं, rather than कि आप अपने स्किल्स के ऊपर काम करें। तो जी मेरे तमाम जूनियर्स को यही बात होती है, या तो वर्बल के ऊपर अपना इतना अच्छा काम कर ले कि आप एक वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू पैसे कमा सकें, आगे जाके सस्टेनेबल हो सके, या फिर सेकंड वे ये है कि आप अपनी टेक्निकल स्किल्स को इतना अच्छा कर लें कि आप मार्केट के अंदर बहुत ही इजी तरीके से सस्टेन कर सकें। जी तो इसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा पूछते हैं और सोसाइटी भी अब तो बहुत ज्यादा पूछती है कि यूनिवर्सिटीज इतने ज्यादा इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर रही है, हर साल इतने इंजीनियर्स ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन मार्केट उनको वैल्यू ही नहीं करती।
आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस बारे में? सर बिल्कुल ये बहुत सारे जी 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 अमाज। जी फायदा जी फायदा बताएं। हाँ, मैं ये कह रहा था सिंपली कि आपको यू हैव टू स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड। आपको स्टैंड आउट करने के लिए कुछ डिफरेंट नज़र आना पड़ेगा, कुछ दिखना पड़ेगा डिफरेंट। और एक ख़ास सेट ऑफ स्किल्स हैं जो इंसान को अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेंगी। हम असल में सोचते हैं कि हमने यूनिवर्सिटी एजुकेशन ले ली, दैट इज़ इनफ, अब हम वी आर मार्केट रेडी। मार्केट रेडी होने के लिए देयर आर सर्टेन इंग्रेडिएंट्स जिनको आपको डालना पड़ेगा, तब जाके वो डिश पकेगी और वो प्रेजेंटेबल होगी। सबसे पहले तो ये है कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को, ठीक है, आप देखो, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है और आपके पास लैंग्वेज नहीं है उसको बताने के लिए, उसको एक्सप्रेस करने के लिए, तो वो नॉलेज किसी काम की नहीं है। इसी तरह अगर आपके अंदर टेक्निकल स्किल्स हैं और आपको कम्युनिकेट सही तरीके से नहीं करना आता, एक्सप्रेस नहीं जी करना आता अपने टैलेंट को, तो वो नॉलेज और वो टैलेंट जो है वो यूजलेस है। तो यू हैव टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, नंबर वन। नंबर टू कि आपको हाउ डू यू प्रेजेंट योर सेल्फ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज के वैल्यू योर सेल्फ। आप जितना खुद को वैल्यू जी करोगे, जितना खुद को इज्जत दोगे, उतना ही सोसाइटी आपको इज्जत देगी। सो स्टार्ट रिस्पेक्टिंग एंड स्टार्ट वैल्यूइंग योरसेल्फ, ठीक है। और नंबर थ्री ये है कि जिसको कहते हैं ना यूनिक ब्रांड आइडेंटिटी, मैंने पहले भी बात की। अपने आप जी को, अपने आप के अंदर यूनिकनेस लेके आओ और वो यूनिकनेस किसी और के अंदर ना हो। वही बात कि यू हैव टू स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड, कि आपको क्राउड में, भीड़ में अलग से दिखना है। तो वो दिखने के लिए आपको कुछ ना कुछ डिफरेंट होना पड़ेगा, सही है। और इसके साथ साथ वो सभी इंग्रेडिएंट्स जो सोसाइटी को चाहिए वो भी रखने पड़ेंगे। इसके अंदर आपको रख रखाव है, आपकी एजुकेशन है, डिग्री है, सीजीपीए है, ये सारी चीज़ें जी ज़रूरी हैं। लेकिन इसके जिसको कहते हैं टॉप ऑफ द चेरी, कम्युनिकेशन है और यूनिकनेस है, वो लेके आनी पड़ेगी। जी जी अमाज भाई, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? आई थिंक सो कि फाइज सारी चीजें ही इसने कवर कर ली। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज वही है कि अगर आपके पास यही दो स्किल्स हैं, एक तो टेक्निकल स्किल्स हैं, वर्बल स्किल्स हैं, तो जी आपके लिए फिर तो इजी है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो बना रही हैं स्टूडेंट्स, वो टू बी ऑनेस्ट ऐसा होता है कि क्लास में अगर 100 बच्चे हैं, उनमें से 80 से 90, 80 से 90 बच्चे ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ बुक रीडिंग कर रहे हैं और वो जी बुक्स को देखते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, सीजीपी ले रहे हैं, लेकिन उनके अंदर ना वर्बल स्किल्स आ रही हैं, ना ही टेक्निकल स्किल्स आ रही हैं। तो जब वो ऐसे बच्चे मार्केट्स में आते हैं, तो मार्केट में उन्हें लगता है कि शायद हम लोग जब जैसे ही आएंगे तो हमारा बहुत ही शानदार इस्तकबाल होगा, लेकिन ये बात रियलिटी से बहुत दूर है। और क्योंकि मार्केट को ऐसे लोगों की डिमांड है ही नहीं है। मार्केट डिमांड करती है या तो वो लोग जो कि वर्बली बहुत स्ट्रॉन्ग है, या फिर वो लोग जो कि टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो बिल्कुल इन दो चीजों को तमाम स्टूडेंट्स को अभी से ही जांच लेना चाहिए कि या तो वो टेक्निकली स्पेक्स से स्ट्रॉन्ग हो जाए, या फिर वो वर्बली स्पेक्स से स्ट्रॉन्ग हो जाए। और जो पर्सन दोनों चीजों में मॉडरेट लेवल पे आ जाता है, या दोनों में वो अच्छे तरीके से काम कर सकता है, तो मेरे ख्याल से जी वो बंदा बहुत ही अच्छे तरीके से कामयाब हो जाएगा मार्केट में। जी अब इसी व्हीलचेयर की बात करें तो फाइनेंस मिनिस्टर असद उमर ट्वीटेड अबाउट दिस व्हीलचेयर, और फवाद चौधरी ने भी इस व्हीलचेयर को अप्रिशिएट किया। तो कितना ओवरवेलमिंग लगता है जब आपका एक प्रोडक्ट जो आप लोगों ने स्टार्ट किया है, उस पर मेहनत की है, और वो नेशनली रिकग्नाइज्ड हो? जब हम लोगों ने इस प्रोडक्ट को पहली दफा बनाया था, तो अभी नहीं पता था कि ये प्रोडक्ट किसी भी तरह से यूजर, मार्केट इसे किस तरह से रिस्पॉन्स करेगी, यूजर कैसे जी रिस्पॉन्स करेगा, इवन यूजर्स के बाद हम लोग खुद से कैसे रिस्पॉन्स करेंगे और गवर्नमेंट क्या रिस्पॉन्स करेगी। सो जो स्टार्ट हुआ था वो एक नेशनल टीवी चैनल से हुआ हमारा, जो कि एक मीडिया चैनल ने हमें हाइप देना स्टार्ट की। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में ये पहली दफा हुआ है। तब क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा कोई काम हुआ भी नहीं था, जी तो गवर्नमेंट ने और मीडिया चैनल ने पहली दफा से सपोर्ट करना स्टार्ट किया, और फिर उसके बाद लाइन लगी। फिर इसी तरह से असद उमर से मुलाकात हुई, और असद उमर से पहले उस टाइम के एक्स प्राइम मिनिस्टर थे शाहिदा खान अब्बासी साहब, उनके साथ बिल्कुल मुलाकात हुई। बहुत सारे मिनिस्टर लेवल पे हुई, गवर्नमेंट लेवल पे गवर्नर से मुलाकात हुई। सो आफ्टर दैट असद उमर साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया हमें। और बहुत सी एश्योरिटीज होती हैं जो कि गवर्नमेंट दिलाती है। अभी रिसेंट जी जी के फवाद चौधरी साहब के साथ हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लेके इसके ऊपर और कुछ डिफरेंट प्रोजेक्ट के ऊपर बड़ा अच्छे तरीके से चल रहा है मामला। तो ये कि बहुत अच्छा लगता है जबकि गवर्नमेंट और पाकिस्तानी इस चीज को रिकॉग्नाइज करते हैं। इवन हमारी व्हीलचेयर जो है वो ऑस्ट्रेलिया में और सऊदीया में चल रही है,
तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा लगता है कि बाहर के लोग पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। तो ये चीज बहुत ही प्राउड फील करती है हम लोग, और जब वो मेड इन पाकिस्तान के टैग के साथ जाती है चीज, तो ये चीज हमारे लिए और भी ज्यादा फखर की कह रहे थे, इससे हम प्राउड फील करते हैं इस बात से। यहाँ यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा। आपने कहा था ना कि ओवरवेलमिंग क्या लगता है और आपके कंपेटिटर्स, तो उस वक्त मैंने कंपेटिटर्स में चाइना का जिक्र किया था। और ये मैं जी ऑन ग्राउंड फेयर एंड बिल्कुल रियल बात बता रहा हूँ कि मेरे एक सप्लायर है चाइना में, ठीक है। जी और मेरे एक फ्रेंड चाइना गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे चाइना में ना एक व्हीलचेयर थी और उसके ऊपर गोभी व्हीलचेयर लिखा हुआ था, और वहाँ पे फॉर सेल लगाई गई थी डिस्प्ले पे एक शॉप के बाहर। तो उस मेरे दोस्त ने उनसे पूछा कि ये व्हीलचेयर, ये गोभी नाम की व्हीलचेयर यहाँ कैसे है, ये तो मेरे दोस्त की कंपनी है, पाकिस्तान में है और बेस्ड है। तो हम्म वो चाइनीज बंदा कहता है कि दे आर आवर पार्टनर्स। वो मतलब वो चाइनीज हमें अपना पार्टनर शो करवा रहा था और कह रहा था कि उन्होंने हमें प्रोडक्ट भेजी है। एक्चुअली वो चीट कर अच्छा रहा था, बट वो गोभी नाम की व्हीलचेयर वहां इसलिए बेच रहा था बिकॉज ही न्यू कि गोभी एक ब्रांड है और एक व्हीलचेयर है जो बिकती है। लेटर ऑन उसने मुझे उसकी वीडियो और पिक्चर्स भेजी कि यार यहाँ पे एक बंदा आपको अपना पार्टनर क्लेम करा है। तो मैंने उससे कहा यार वो पार्टनर तो नहीं है, ही इज अवर सप्लायर, लेकिन चलो कर रहा है तो ठीक है, उसको अपनी दुनिया में मस्त रहने दो। तो ये भी एक अच्छी एक एक जिसको कहते हैं स्टोरी है कि चाइना जो आपका बिगेस्ट कंपेटिटर था वही आपकी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है दूसरे कंट्री के अंदर। जी तो फायज बात साहब, मैंने मैंने देखा है कि यू हैव बीन रीडिंग बेड टाइम स्टोरीज रिटन बाय अ पाकिस्तानी ऑथर। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि ओवर द इयर्स हम ऐसे लोग क्यों नहीं प्रोड्यूस कर सके, ऐसे एंटरप्रेन्योर्स क्यों नहीं आ सके जो compete कर सके एलन मस्क और इस लेवल पे, कि क्या क्या रीजन है अपार्ट फ्रॉम के हमारे पास बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इतनी ज्यादा नहीं है। जी देखिए, एक चीज होती है कि आप और एक सक्सेसफुल लोगों का बंच होता है, और जी आई थिंक उस बंच ऑफ पीपल के अंदर पाकिस्तानी लोग भी हैं, मुस्लिम भी हैं। आप देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल जिनको आप देख जी सकते हैं कि हाँ वो कम है लेकिन हैं जरूर। आपके पास बहुत सी एग्जांपल हैं जहाँ पे मुस्लिम और पाकिस्तानी लोगों ने बहुत अच्छा और बड़ा अच्छे तरीके से परफॉर्म किया। ठीक है, अगर आप टेक एग्जांपल ले लें तो अगर एलन मस्क ने लाइक ये लीडिंग टेक कंपनी है, तो इसी तरह अब जी इसके अलावा शाहिद खान भी हैं हमारे पास जो कि जी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास फ्रेशएक्स जो है यूएसए बेस्ड कंपनी है, फ्रेशएक्स के फाउंडर वो पाकिस्तानी है। आप करीम के अच्छा जो करीम का रिसेंटली उबर ने एक्वायर किया और बहुत महंगी एक्विजिशन 3.4 बिलियन डॉलर की, वो जी जी मुदस्सिर शेखा ही बिलोंग टू पाकिस्तान। जो उनका सारा सॉफ्टवेयर जो है तारिक रोड कराची पे डेवलप हुआ। तो बेशुमार एग्जांपल्स हैं पाकिस्तान की। बस ये है कि वो इकबाल का शेर है ना, जरा ना हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। पाकिस्तान की हिस्ट्री 70 साल पुरानी है, वहाँ यूएसए देखो यार 200 साल 150 साल पहले से वो डेवलपमेंट कर रहा है। जापान को देखो, जी जर्मनी को देखो, पाकिस्तान ने तो अभी स्टार्ट किया। इंशाल्लाह देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो एंड वी आर ऑलरेडी देयर। इंशाल्लाह हम इनसे बहुत आगे जाएंगे, बस जज्बा ईमानी और राइट डायरेक्शन की जरूरत है। right। तो और अमाज भाई मेरा क्या इसमें जी जी मेरा इसमें एक ही मौकफ है कि हम लोग पाकिस्तान जो है ये एक तरक्की पजीर मुल्क है, डेवलपिंग कंट्री जहाँ पे अभी डेवलपमेंट हो रही है। तो जहाँ पे भी मसाइल होते हैं वहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी वेट करती है। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी मौजूद हैं, और बहुत सारे लोग भी हैं जो कि एबिलिटीज रखते हैं इन मसाइल को खत्म करने का और यहाँ से बिजनेस कमाने का। लेकिन मसला सिर्फ अभी ये है कि यहाँ पे एक सिस्टम डेवलप नहीं किया गया, और सिस्टम डेवलप होता है सदियों में। अभी पाकिस्तान को 70 साल हुए हैं, जैसे भाई ने बताया कि यूरोप में जो है वो बहुत टाइम से सिस्टम डेवलप हो चुका है, इसलिए वहां पे बिजनेस करने के रूल्स एंड रेगुलेशन सेट है, और उनकी बेसिक्स जो है वो पहले से तैयार है। लिहाजा जी वो आते हैं, बिजनेस का सोचते हैं और बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। पाकिस्तान में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो है वो बहुत सारे मिसाइल का सामना करना पड़ता है। तो जैसे ही पाकिस्तान में सिस्टम थोड़ा सा ज्यादा बेहतर हो जाएगा, जैसे कि अभी रफ्ता रफ्ता हो रहा है, जी तो जी आई थिंक सो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं और बिजनेस करने वाले भी बहुत ज्यादा हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान के अंदर आप देखेंगे कि बहुत सारा बिजनेस हो भी रहा होगा, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मजीद मिलती हुई नजर आएंगी। तो अगर अगर कोई स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि बहुत से ऐसे लोग देख रहे होंगे जो अभी अभी ग्रेजुएट हुए हैं या इस ईयर ग्रेजुएट होंगे, तो अगर वो अपनी सीवी आईको को देते हैं तो विल आईको ऑफर देम बेस्ड ऑन सीजीपीए और ऑन देयर स्किल। फ्रैंकली स्पीकिंग मैं
अमाज, आई थिंक अमाज का एक्सपीरियंस एचआर का ज़्यादा रहा है, लेकिन अमाज मैं आपका कमेंट इसके बाद लूँगा। मैं फ्रैंकली स्पीकिंग हमारे पास 4.0 सीजीपीए वाले भी बच्चे रहे हैं और 2.0 वाले भी रहे हैं। तो फ़र्क मैं आपको सिर्फ इतना बता देता हूँ कि ज़्यादा सीजीपीए वाले टिकते नहीं हैं और कम सीजीपीए वाले परफॉर्म करके दिखाते हैं। और इंजीनियर्स ने हमें कुछ इंजीनियर्स ने बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट भी किया है। उनके जी सीजीपीएस बहुत ज़्यादा थे और टेक्निकल स्किल ज़ीरो थी। और अल्टीमेटली ये होता है कि कोई भी कंपनी अपना लॉस बर्दाश्त नहीं करती। एंड आपको we literally had to fire a person with 4.0 CGPA recommended by one of our best teachers of UET, but जी just because the factor के कोई कंपनी अपना लॉस नहीं बर्दाश्त करती। एंड वो बिल्कुल लोगों ने सस्टेन किया, जो 2.2 2.5 सीजीपीए वाले थे वो स्टिल सस्टेन कर रहे हैं। ठीक है। बाकी जैसे अमाज आपने भाई जी। क्वेश्चन किया कि ग्रेजुएट जो पर्सन अभी यूटी से हुए हैं वो अगर हमें अपना सीवी सेंड करते हैं जी तो मैं एज एचआर उनको दो ही चीजें देखता हूँ। एक तो उनकी देखता हूँ कि क्या वो यहाँ पे सस्टेन कर सके, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो ये है कि किसी एटमोसफेयर के अंदर अपने आप को एडजस्ट करना। क्या वो जॉब वाला बिहेवियर रखते हैं, क्या जॉब वाला एटीट्यूड है उनमें। सेकेंडली ये कि क्या उनके अंदर स्किल्स है और पेशेंस है या नहीं है, क्योंकि जॉब करने वाला जो भी पर्सन होगा उसमें पेशेंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यूनिवर्सिटी के 4 साल के अंदर आपको एटीट्यूड बिल्डिंग और पेशेंस डेवलपमेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपने वहां पर ही डेवलप करके आना है, क्योंकि अगर आप मार्केट में आने के बाद इन चीजों पे काम करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो जी सीजीपीए तो बिल्कुल भी नहीं देखेंगे आज तक। हम लोग काफी यूईटी फैसलाबाद के भी यूईटी लाहौर के भी पर्सन को यहाँ पे रख चुके हैं। ऑलमोस्ट कोई 8 से 10 बच्चों को हम लोग यूईटी में ऑलरेडी इंटर्नशिप यहाँ पे करवा चुके हैं। लेकिन आज तक कभी भी हम लोगों ने किसी भी बच्चे का सीजीपीए नहीं देखा। हाँ, कुछ बच्चों का सीजीपीए जो था वो 4 था। 4 सीजीपीए के बच्चे के ऊपर हमें थोड़ी एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज्यादा थी कि यार अगर इनका 4 सीजीपीए है तो माइट भी कोई बला होगी। लेकिन टू बी ऑनेस्ट जी ये 2.2 सीजीपीए वाला पर्सन उससे कहीं ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है rather than 4 सीजीपीए। टेक्निकल स्किल्स बेहतर होनी चाहिए, दूसरे के साथ टुवर्ड्स अनदर पर्सन उनका जो एटीट्यूड है वो बहुत मैटर करता है। जी और हम लोग हमेशा से इन्हीं चीजों को देखते हैं, ना कि सीजीपीए को और अदर थिंग को। और आई थिंक सो कि मार्केट जीपीए को नहीं देखता, स्पेशली जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो सिर्फ आपके एटीट्यूड को देखती हैं और आपके टेक्निकल स्किल्स को देखती हैं। इसके बिल्कुल। अलावा कोई तीसरा क्राइटेरिया नहीं होता जिसके ऊपर आपको जज किया जा रहा हो। ठीक है। अगेन दिस विल बी अ बायस्ड क्वेश्चन। आप लोग यूईटी फैसलाबाद से ग्रेजुएट हुए हो, और अगर कोई दूसरी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ हुआ स्टूडेंट आता है और एक इंजीनियर यूईटी फैसलाबाद से आता है हैविंग सेम स्किल सेट, हु विल यू प्रेफर? ऑब्वियसली देखें हम लोग अगर अच्छा जी मैं जी इसमें ऐड करता हूँ, फिर फायदा आप इस पे कमेंट कीजिएगा। अगर तो जी यूईटी फैसलाबाद से आया है तो हम समझ सकते हैं कि वो कितनी हार्डशिप से गुजर के आया है और उसके अंदर कितना पेशेंस। ठीक है, तो सही हम बात है। लोग उसी पर्सन को ऐड करेंगे अपने साथ जिसका पता है कि इसका पेशेंस लेवल जो है वो 100/100 है। जी क्योंकि बिल्कुल। अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटी या जहां से भी आया उसने हमेशा खुशहाली ही देखी है। तो फैसलाबाद से जो भी अपने एक तो हमारी कंपेटेबिलिटी, क्योंकि जहाँ पे भी आपने जो भी पर्सन आपके साथ काम करें उनके साथ एक फैमिली लाइक एटीट्यूड बनाने के लिए आपका उनके साथ हर चीज में कंपेटेबल होना बहुत जरूरी है। कंफर्ट लेवल बहुत ज्यादा मैटर करता है। सो अभी रिसेंटली भी हमारे पास 2 से 3 यूईटी के यूईटी फैसलाबाद के ग्रेजुएट्स जो हैं वो काम कर रहे हैं साथ में। और इन फ्यूचर मजीद जो कि हम लोग फायदा आप इस पे तो ऐड कर दीजिए। जी मैं सवाल जो थे ये था कि अगर बराबर स्किल सेट्स वाले लोग आए हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटी के, तो आप किसको प्रेफर करेंगे? जाहिर बात है, आपके पास 2 बंदे सेम मार्क्स के साथ आ जाएं और एक के साथ यूईटी के फैसलाबाद का टैग लगा हो, तो हर बंदा अपने हमसायों को प्रमोट करता है, अपने रिलेटिव्स को। तो जाहिर बात है, जिसको कहते हैं इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है आपको 4 साल कैंपस में रहने के बाद। तो जी इट्स एन ऑब्वियस थिंग कि आप उसी को प्रेफर करोगे अगर उसके अंदर स्किल सेट्स बराबर की हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने पहले कहा कि कोई भी बंदा अपना लॉस बर्दाश्त नहीं करता। और अमाज ने जिस तरह बताया कि वी ऑलरेडी हैव अ पर्सन
mechatronics engineer from UET फैसलाबाद right now in our company, और हमारे पास लोग UET से करके भी गए हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यूईटी के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर टैलेंट ज़्यादा होता है, बट दे लैक इन कम्युनिकेशन। सो फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म आई वुड लाइक टू रिकमेंड और सजेस्ट द व्यूअर्स कि आप अपनी कम्युनिकेशन पे भरपूर काम करें। आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे जितना काम कर सकते हैं ज़्यादा करें। वो अपनी बातचीत पे, कम्युनिकेशन के बहुत सारे मोड्स हैं, रिटन कम्युनिकेशन है, वर्बल है। रिटन कम्युनिकेशन इज ऑल्सो एज इम्पोर्टेंट एज वर्बल कम्युनिकेशन, कि आप किस तरह से अपने मैसेज को अपनी, फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी एग्जाम्पल लेते हैं कि आप छुट्टी करना चाहते हो और लीव एप्लीकेशन देनी है, इट्स अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन। आप उसको किस तरह से कन्वे करते हो, आप मैसेज करते हो या ईमेल करते हो, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आप जॉब छोड़ते हो तो रेजिग्नेशन लेटर कैसे लिखते हो, दैट इज इम्पोर्टेंट, और इट अल्टीमेटली इम्पैक्ट्स योर पर्सनैलिटी एंड इम्पैक्ट्स योर फ्यूचर एंड करियर एज वेल। ठीक है फाइज साहब, अमाज साहब, दैट्स ऑल आई कुड आस्क, और आई एम श्योर यू हैड फन, आई हैड फन। तो इंशाल्लाह कभी फ्यूचर में दोबारा ऐसे सेशन रखेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी लोगों ने सुना है दे कुड लर्न समथिंग फ्रॉम इट। और आप एंडिंग कोई नोट छोड़ना चाहें? जी, एंडिंग में मुझे लगता है कि शायद अमाज कोई एम्पैथी और सिंपैथी के ऊपर बात करेंगे, सो मैं फिर उस साइड को टच नहीं करता। मैं अभी रिसेंटली एक बुक पढ़ रहा था, बेड टाइम स्टोरीज फॉर स्लीपलेस एंटरप्रेन्योर्स। दिस बुक हैज़ बीन रिटन बाय प्रोफेसर ऑफ IBA कराची यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, IBA के नाम से। वहाँ के प्रोफेसर हैं प्रोफेसर नजम अंजुम, उन्होंने ये किताब लिखी, एंड इट्स रियली एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, बिकॉज आप एलन मस्क की स्टोरी पढ़ते हो, आप स्टीव जॉब्स की पढ़ते हो, आप जेफ बेजोस की पढ़ते हो, लेकिन आपने 20 स्टोरीज पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स की एक किताब में कभी नहीं देखी होंगी। इट्स रियली अ गुड रीड। तो आई वुड रिकमेंड ऑल ऑफ यू कि आप ये किताब पढ़ें, आपको जहाँ से भी मिलती है आप इस किताब को ज़रूर पढ़ें। और हमने आपकी लाइब्रेरी के अंदर ये किताब पहुँचा दी है, यूटी फैसलाबाद के लाइब्रेरियन मियाँ ताहिर गौहर साहब के पास ये बुक आ चुकी है। सो ही इज़ ऑर्डरिंग मोर फॉर यू गाइस कि आप उसको लैंड कर सकें, तो इसको ज़रूर पढ़िएगा। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि किताबें पढ़ने की आदत जो है ना वो ज़रूर होनी चाहिए। आपको, आपका नॉलेज बढ़ता है, अप टू डेट रहता है, और आपको डिफरेंट कल्चर्स का, डिफरेंट सोसाइटीज़ का, डिफरेंट फील्ड्स का नॉलेज मिलता रहता है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड इट वाज रियली फन talking to you guys, and it was really good 2 hours we had. थैंक यू सो मच। अमाज भाई, आप एंडिंग नोट कुछ छोड़ना चाहें? जी, मैं थोड़ा सा बस इसी बात पे अपना एहतराम करना चाहूँगा कि जितने भी सुनने वाले हैं उन सब के लिए छोटा सा मैसेज है कि जो आपके साथ दूसरे लोग हों उन सब का ख्याल रखें हमेशा से, और हमेशा उनकी कोशिश करें कि उनकी दिलादारी ना कीजिए। और इसके अलावा ये है कि अपने अंदर खुद एतमादी पैदा करें, हर इंसान के अंदर ही, अगर स्पेशली जो एसट्रिपली के बच्चे हैं उनके लिए भी, कि वो अपने अंदर बिलीव ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आएँ। क्योंकि जब आप एक चीज़ को सोच लेते हैं तो आपका आधा काम ऑलरेडी हो गया हुआ है। तो हमारा स्लोगन भी है, बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर। सो उन सब बच्चों के लिए जो देख रहे हैं, तो उन सब के लिए यही है कि आप अपने अंदर एक तो कॉन्फिडेंस के साथ-साथ खुद एतमादी लेकर आएँ, और अपने आप को वैल्यू देना स्टार्ट करें। अगर वो अपने आप को वैल्यू देंगे, अपने काम को वैल्यू देना स्टार्ट करेंगे, अपनी स्टडीज़ को वैल्यू देना स्टार्ट करेंगे, उनके काम ऑटोमेटिकली आसान होते जाएँगे। और देखते ही देखते जब वो उनको समझ भी नहीं आएगा, उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि उनकी लाइफ़ के जो बहुत बड़े-बड़े मसाइल थे, वो चुटकियों में हल हो जाएँगे। तो मैं उन सबसे यही कहना चाहूँगा कि एक तो दूसरों की दिलादारी करने से बचें, दूसरों का ख़्याल रखें, और अपने अंदर पॉज़िटिवनेस लेकर आएँ, और अपने अंदर खुद एतमादी लेकर आएँ। सो इंशाल्लाह उनके लिए भी अच्छा है, और बाकियों के लिए भी अच्छा है, उनके साथ रहने वालों के लिए अच्छा है। बाकी आप सबके साथ बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। एसट्रिपली की एनकरेजमेंट और उनकी जो टीम काम कर रही है, उनका काम देख के बहुत अच्छा लगा कि माशाल्लाह जिस काम को हम लोग जिस डगर पे छोड़ के आए थे, वो वहाँ पे स्टॉप नहीं हुआ, और माशाल्लाह से आगे बिल्कुल, दिन बिल्कुल। ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको मज़ीद मेहनत करने की तौफ़ीक दे, और मज़ीद इस आने वाले दिनों के अंदर इस सोसाइटी को जो है आप इसको भी मज़ीद बिल्डअप करो और मज़ीद आगे लेके जाओ। और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। Thank you so much for coming. I'm sure audience had fun. Allah Hafiz.
अल्लाह हाफिज। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह ठीक है, खुदा हाफिज। हाफिज।